मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त इंडिया का कोई ज़्यादा मिलिट्री रोल नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि इंडिया अपना वहाँ पर मिलिट्री रोल बढ़ाने की कई साल से लेके कोशिश कर रहा है। वैसे मिडल ईस्ट के अंदर इंडिया का रोल कोई अनोखी बात नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 1917 में इंडियन फौज की एंट्री आपको यरूशलेम में मिलती है। फ़लस्तीन का कैपिटल यरूशलेम, वहाँ पर इंडियन फौज 1917 में। उसके बाद 1918 में इंडियन फौज आपको दमिश्क में मिलती है, सीरिया का कैपिटल। इसके अलावा 1917 में ही आपको इराक के शहर बगदाद में इंडियन फौज की एंट्री नज़र आती है। तो हिस्ट्री के अंदर नज़र आया है कि इंडियन फौज रही ज़रूर है मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन ये तमाम जो मिलिट्री एडवेंचर थे इंडिया की जानिब से, इसमें फ़ख्र की बात नहीं है कोई, यानी ये कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है, बल्कि शर्म की बात है। क्योंकि इन तमाम एडवेंचर्स में इंडियन आर्मी इंडिया के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं गई थी मिडल ईस्ट, बल्कि उनको यहाँ पर ऑक्यूपाइड ब्रिटिश रिजीम की हेल्प के लिए लाया गया था ज़बरदस्ती मिडल ईस्ट के अंदर। एक तो तब इंडिया खुद गुलाम था, उसके ऊपर अंग्रेज़ की हुकूमत थी। दूसरा ये कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की बजाय इंडियन फौज दूसरों को भी अंग्रेज़ों की गुलामी में लाने के लिए लड़ रही थी। तो ये एक इंडियन आर्मी की हिस्ट्री का शर्मनाक दौर था। इंडिया के अंदर कुछ इंतहा पसंद इन मिलिट्री एडवेंचर्स पर बड़ा प्राउड फील करते हैं, लेकिन किराए के फौजी बन के ऑक्यूपाइड फोर्सेस के लिए दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा करना, उनसे लड़ना, अगर इसमें कोई फ़ख्र की बात है तो 15 अगस्त का दिन आज़ादी का दिन नहीं बल्कि ब्लैक डे मनाना चाहिए। क्योंकि उस रोज़ इंडिया से वो ब्रिटिश राज ख़त्म हुआ था जिसकी मजबूती के लिए ये सारे फौजी मिडल ईस्ट के अंदर लड़े थे। 1947 के बाद, अंग्रेज के जाने के बाद, जब इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी बनने लगी तो अरब वर्ल्ड के साथ इंडिया ने अपने रिलेशंस बेहतर बनाने पे काम शुरू किया। ये पॉलिसी ब्रिटिश इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक नया इंडिया इमर्ज होकर सामने आया था गांधी जी की लीडरशिप में। ब्रिटिश राज इजराइल की तरफ ज्यादा टिल्टेड था, लेकिन आज़ाद इंडिया फ़लस्तीन की तरफ ज्यादा झुकाव रखता था। आज तक ऑन पेपर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में फ़लस्तीन कॉज की आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नज़र आती है। ऑन पेपर, लेट मी मेक इट क्लियर, ऑन पेपर। प्रैक्टिकली इंडिया इजराइल की तरफ पहले से ज़्यादा डाइवर्टेड है इस वक्त। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि 1947 से पहले भी इंडिया के अंदर एक ग्रोह, एक जमात, एक तंजीम ऐसी रही जिसका इंडिया की आज़ादी में ब्रिटिश राज से लड़ने और उससे आज़ादी लेने में तो कोई ख़ास रोल आपको नहीं मिलता, लेकिन इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात और डिवीज़न क्रिएट करने में बड़ा सेंट्रल रोल उस जमात का आपको नज़र आता है। इस ग्रोह ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी सोसाइटी के अंदर, उस नफ़रत को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी उसके अंदर डाइवर्ट करने की एक अटैम्प्ट की थी, ताकि अंग्रेज़ से लोग गुडी गुडी होकर रहें लेकिन मुसलमानों से लड़ते रहें। ये इसकी प्रॉपर अटैम्प्ट आपको हिस्ट्री में नज़र आते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी RSS, इंडिया की बदनाम ज़माना तंजीम। RSS हिंदुत्व के नज़रिए के फाउंडिंग फादर्स में से एक माने जाते हैं वीर सावरकर साहब। इनको वीर का टाइटल देते हैं इनके फॉलोअर्स। वो खुद को अंग्रेज़ का वफादार नौकर सरेआम डिक्लेयर कर चुके हैं। सावरकर इस तंजीम के बड़ों में से एक थे। इन्होंने अपने आप को खुद ही अंग्रेज़ का वफादार नौकर ऑन पेपर, यानी ऑफिशियल लेटर्स पर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं नौकर हूँ, वफादार नौकर हूँ अंग्रेज़ का। आज तक इनकी मुआफ़ीनामे और ऑफर्स अंग्रेज़ सरकार के सामने रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिनमें वो खुद को अंग्रेज़ का नौकर तो कहते हैं, लेकिन साथ ही वो अंग्रेज़ों को अपनी पॉलिटिकल सर्विसेज भी ऑफ़र करते हुए नज़र आते हैं कि आपके जो इंटरेस्ट होंगे हम उनके खिलाफ जाकर काम नहीं करेंगे बल्कि उनको सपोर्ट करेंगे। इसी ग्रुप की कई डेकेड्स के बाद इस वक्त इंडिया के ऊपर दोबारा सरकार बनी हुई है, कई साल से बनी हुई है और बड़ी पावरफुल सरकार बनी हुई है। तो एक तो इसकी वजह से रिसेंट ईयर्स में इंडिया की सपोर्ट फ़लस्तीन से कम रही है और इजराइल के साथ उनके रिलेशंस ऑल टाइम हाई हैं इस वक्त। इंटरनल फैक्टर इंडिया की इस रीजन के हवाले से, खासतौर पर इजराइल के हवाले से, बिल्कुल वही लाइन है जो कि अमेरिका और उसकी अलाइज की है। मतलब कहने को तो वो दोनों को सपोर्ट करते हैं, इजराइल और फ़लस्तीन दोनों को करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनका हर काम इजराइल को फ़ायदा दे रहा होता है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर जो कि इंडिया की मिडल ईस्ट पॉलिसी पे, खासतौर पर इजराइल फ़लस्तीन पॉलिसी पे असर डाल रहा है, वो है इंडिया का रूस से ज़्यादा अमरीका की तरफ टिल्ट होना हालिया सालों में। चीन और रूस के बीच देखें कई साल से कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशंस डेवलप हो चुके हैं और दिन ब दिन गहरे होते जाते हैं, जबकि इसी अरसे के दौरान इंडिया चाइना रिलेशंस हॉस्टाइल होते गए हैं। लिहाजा इंडिया की और रूस के साथ अब पहले वाली पार्टनरशिप नहीं रही ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर आप गौर करें तो रूस आपको किसके साथ खड़ा नज़र आता है? इजराइल के साथ खड़ा नज़र नहीं आता, ईरान के साथ खड़ा नज़र आता है। ईरान उसका सबसे बड़ा पार्टनर है, वहाँ पर सबसे बड़ा इत्तेहादी है मिडल ईस्ट के अंदर। आपको दोनों सीरिया के अंदर एक साथ एक पेज पर नज़र आते हैं, और बशर अल असद की तो हुकूमत ही इन दोनों ने बचाई थी। हाँ, मानते हैं कि कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रूस और ईरान के बीच एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन जनरली जो पॉलिसी है दोनों की मिडल ईस्ट के हवाले से दैट इज सेम, दोनों एक पेज पे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान जो है वो इजराइल को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है, और रशिया जो है उसका ईरान की तरफ करीब होना और अमेरिका का इजराइल की तरफ करीब होना, इस सब का फिर इंडिया की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है उस पर भी असर डाल रहा है। इस वक्त एज आई सेड अमेरिका की तरफ चूंकि वो ज़्यादा हैं तो नेचुरली उनका झुकाव इजराइल की तरफ बन रहा है, यानी उनकी जो मिडल ईस्ट के हवाले से पॉलिसी बन रही है वो रशिया से ज़्यादा अमेरिका के करीब आपको नज़र आती है, उनके जैसी नज़र आती है पॉलिसी। लिहाजा अब मिडल ईस्ट के फ्यूचर के हवाले से भी लग यही रहा है कि इंडिया को यही स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी जो कि उसकी इस वक्त है। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो इंडिया के अंदर मौजूदा सियासी सेटअप इजराइल फ्रेंडली है, यानी उनकी जो लोकल सियासत है, हिंदुत्व की सियासत, वो इजराइल फ्रेंडली है, और वो जो इजराइल फ्रेंडली उनकी सियासत है वो मिडल ईस्ट की इनकी मौजूदा जो प्रो इजराइल पॉलिसी है उसको सपोर्ट कर रही है। दूसरा ग्लोबल फैक्टर है। ग्लोबल हालात इंडिया के लिए कुछ ऐसे बनते गए हैं कि दे विल हैव टू अडॉप्ट सेम पॉलिसीज इन कमिंग ईयर्स एज वेल, यानी जब तक अमेरिका की सपोर्ट इजराइल के साथ है जो कि रहनी है, सबसे बड़ा उनका इत्तेहादी है मिडल ईस्ट का, तब तक इंडिया को भी उनके साथ बेहतरीन रिलेशंस रखने पड़ेंगे। नाउ ये जो मिडल ईस्ट पॉलिसी इंडिया की बन चुकी है, एक शिफ्ट आया हुआ है इसमें। पहले वो न्यूट्रलिटी का एलिमेंट इसके अंदर ज़्यादा था, अब दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स इजराइल, वो ज़्यादा आपको नज़र आता है। ज़बानी तौर पर उनकी सिंपैथीज आपको फ़लस्तीन के साथ नज़र आएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर विद इजराइल। आप देखें उनके जितने भी आजकल जो उनके मुआहिदात हो रहे हैं, डिफेंस डील्स हो रही हैं, साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये पहले नहीं होता था, अब होता है। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी है, मिलिट्री लेवल की है। ये मैं आपको बताऊं, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनकी नहीं बन सकती, इंडिया और इजराइल की नहीं बन सकती, चाहे कितने ही गहरे दोस्त बन जाएं, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बन सकती। जस्ट सिंपल मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनकी डीप हो सकती है। इसकी वजह है ईरान। कुछ मामलात इंडिया के ऐसे हैं जिनके लिए उनको ईरान की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, और दूसरा उनका वो जो कॉरिडोर गुजर रहा है जिसके ज़रिए वो यूरोप तक जाना चाहते हैं, ये कॉरिडोर ईरान के रास्ते गुजर रहा है। तो ये जो इंडिया की पॉलिसी है ना इजराइल के साथ, ये मिलिट्री लेवल तक रहेगी, कंप्रीहेंसिव नहीं बन सकती। वो जो होता है ना, आपके जो फ़ायदे हमारे फ़ायदे, आपके नुकसान हमारे नुकसान, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की पॉलिसीज़ में भी आपको मिलती है, और इंडिया की ये पॉलिसीज़ तब तक जारी रहेंगी जब तक खुद इंडिया के अंदर या तो कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली ना आ जाए, चीज़ें उथल पुथल हो जाएं, कांग्रेस या कोई दूसरी बड़ी फोर्स आ जाए, बीजेपी को रिप्लेस करे, जो कि नियर फ्यूचर में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या फिर कोई ग्लोबल लेवल पर कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिस वजह से इंडिया मजबूर हो जाए स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग के लिए। अदरवाइज इंडिया की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो यही रहेगी जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रही है।